आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डसॉल्ट राफेल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या राफेल को लेकर के डसॉल्ट एविएशन ये प्लान कर रही है कि वो पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन लाइन है वो भारत में शिफ्ट करेंगे, और अगर ऐसा है तो क्या कुछ विशेष शर्तें भी उनके द्वारा रखी गई हैं, और अगर रखी गई हैं तो वो शर्तें क्या हैं। आने वाले भविष्य में राफेल का भारत से क्या विशेष संबंध होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हाल ही में डसॉल्ट एविएशन को लेकर के हमें कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिली, जैसे कि भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट की जो डील है संभावित, उसके बारे में हमें पता चला। और एक बात जो कि हमें अच्छे से पता है कि डसॉल्ट एविएशन इस समय इस प्रयास में है कि वो भारत में जो एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसको ओपन कर सके, या फिर असेंबली लाइन की बात करें तो इसको लेकर के भी जो संभावनाएं हैं वो तलाश की जा रही हैं। लेकिन रिपोर्ट्स में अब ये बताया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन भारत में एक ग्लोबल राफेल मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका जो बेनिफिट है वो न सिर्फ भारत को मिलेगा, बल्कि भारत से ही दुनिया भर के तमाम राफेल फाइटर जेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करी जाएंगी। दरअसल एमआरएफए प्रोग्राम जैसे जैसे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुई हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा अपडेट के माध्यम से ये अवगत करवाया गया है कि भारतीय वायुसेना इस समय एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और उन्होंने ऑलरेडी जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके सामने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्राप्त करने के लिए जो ज़रूरी कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू कर दी हैं। और एक बार जैसे ही इस प्रोग्राम को अप्रूवल मिलेगा तो जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू कर दिया जाएगा। और यहाँ पर भारतीय वायुसेना की जो सबसे प्रमुख डिमांड है वो है कि जो एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे उनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। तो इसके लिए जितने भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने सबसे बेस्ट ऑफर जो हैं वो भारत को दे रहे हैं। जैसे कि कल के डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में हमने आपको बताया कि जो यूरोफाइटर कंसोर्टियम है वो काफ़ी एग्रेसिव वे में इस समय अप्रोच कर रहा है भारत को, जहां पर रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि खुद यूके इस समय आगे आकर के यूरोफाइटर कंसोर्टियम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उसी सिलसिले में जो साब है, जो कि स्वीडिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने भी अपना जो एग्रेसिव अप्रोच है उसको शुरू किया है। बोइंग भी सेम काम कर रही है। तो डसॉल्ट एविएशन कैसे पीछे रहती है, क्योंकि डसॉल्ट एविएशन ऑलरेडी MMRCA 1 की विनर है। और डसॉल्ट एविएशन को अच्छे से पता है कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट क्या है। डसॉल्ट एविएशन का ये मानना है कि भारत में डसॉल्ट और रिलायंस का जो ज्वाइंट वेंचर है वो उसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, ताकि आगे चल के जो बड़े पैमाने पर का जो कार्य है वो यहाँ पर पूर्ण किया जाए। हम सब जानते हैं कि डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड को लेकर के हाल ही के दिनों में कुछ उठापटक की खबरें सामने आई हैं, जहां पर डसॉल्ट एविएशन खुद को इस जॉइंट वेंचर से बाहर करना चाहती है, या फिर जो 100% ओनरशिप है इसकी तलाश डसॉल्ट एविएशन के द्वारा की जा रही है। अगर ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई तो ठीक है, वरना फिर एक संभावना ये भी है कि टाटा और डसॉल्ट का जो जॉइंट वेंचर है वो हमें देखने को मिलेगा, और वहीं पे जो आगे के फाइटर जेट्स हैं उनका निर्माण किया जाएगा। इस समय जो DRAL है, यानी डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, ये नागपुर पे ऑपरेट करते हैं, और वहाँ पर इनकी एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। और ये जो प्लांट है ये मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पड़ता है। और ये जो फैसिलिटी है ये ऑलरेडी राफेल फाइटर जेट्स के जो क्रूशल कंपोनेंट्स हैं इनके प्रोडक्शन को लेकर के जिम्मेदार है। और इस फैसिलिटी में राफेल फाइटर जेट्स के इंजन डोर, कैनोपी और भी दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनका निर्माण किया जाता है। और इस समय डसॉल्ट एविएशन अपने इसी मौजूदगी को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने के बारे में सोच रही है। और अगर ये एक्सपेंशन हुआ तो इसका सीधा फायदा भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को ज़रूर मिलेगा। डसॉल्ट का जो विज़न है वो काफ़ी बड़ा है। डसॉल्ट का ये कहना है कि MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत जितने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं सबका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। और अगर आने वाले 1 से 2 वर्षों में जो एयरक्राफ्ट की डील है वो फाइनलाइज कर दी जाती है तो उनका तो ये तक दावा है कि जो पहला लोकली असेंबल राफेल फाइटर जेट है ये 2028 तक उड़ान भर सकता है। और अगर जो प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल के हिसाब से चला तो सारी चीज़ें तय समय पर ही होने वाली है। डसॉल्ट एविएशन का ये भी कहना है कि भारत में सिर्फ राफेल F3R स्टैंडर्ड, या अगर भारतीय वायुसेना राफेल F4 को सेलेक्ट करती है तो सिर्फ इनका निर्माण ही नहीं किया जाएगा, बल्कि 2030 तक जब राफेल के F5 स्टैंडर्ड बन के तैयार हो जाएंगे तो उनकी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डसॉल्ट एविएशन भारत का एक जो विशेष सहयोग है वो लेने वाला है। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी होंगी। ये कदम जो उठाए गए हैं डसॉल्ट के द्वारा ये इतने आसान भी नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि डसॉल्ट एविएशन कभी भी एडिशनल 36 या एडिशनल 40 एयरक्राफ्ट के लिए पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन लाइन है वो शिफ्ट नहीं करेगी। और डिफेंस एनालिस्ट ये बात कहते हैं
कि इसके लिए डसाल्ट एविएशन ने भारत के सामने कुछ संभावित शर्तें भी रखी हैं कि जो मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए वो 80 से लेकर के 100 फाइटर जेट्स का होना चाहिए, और अगर इससे कम ऑर्डर हुआ तो ये जो सारी चीज़ें जो डसाल्ट के द्वारा प्रपोज करी गई हैं, इसमें हमें कुछ जो बड़े बदलाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये जो खबर है ये 2021 से चलती चली आ रही है और लोग सुनते चले आ रहे हैं कि डसाल्ट एविएशन ने कहा था कि जो मिनिमम ऑर्डर है वो 80 के होने चाहिए, उसके बाद ही जो असेंबली लाइन है वो भारत में शिफ्ट की जाएगी। हालांकि देखते हैं आगे भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एमआरएफए प्रोग्राम भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं कि भारतीय वायुसेना को जैसे ही 36 राफेल फाइटर जेट प्राप्त हुए थे, उनको तुरंत ही एडिशनल 36 राफेल के जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस कर देने चाहिए थे, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि या तो एमआरएफए प्रोग्राम को फाइनल किया जाए या फिर एडिशनल राफेल के ऑर्डर्स दे करके मामले को यहाँ पर ख़त्म किया जाए और इंतज़ार किया जाए कि हमारे तेजस मार्क 2 कब तक प्रोडक्शन में आते हैं। लेकिन जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और भारतीय वायुसेना है वो शायद कुछ अलग प्लान लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम फाइटर जेट के प्रोडक्शन की बात करें तो इससे हट करके डसाल्ट एविएशन भारत में जो एमआरओ फैसिलिटी है उसको भी विकसित करेगी, जहां पर सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दूसरे जो राफेल ऑपरेटर्स हैं उनको भी यहां पर सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। और एक बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि भारत अब किसी दूसरे फाइटर जेट टाइप पर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डसाल्ट एविएशन का जो ये राफेल फाइटर जेट है इसके लिए भारत ने हैवी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। पायलट ट्रेनिंग से लेकर के स्पेशल जो इन्हेंसमेंट्स हैं जिसको हम इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के नाम से जानते हैं, जिसमें 13 से ज़्यादा जो मॉडिफिकेशंस हैं वो एयरक्राफ्ट में करवाई गई हैं, और भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका वो भी ऑलरेडी विकसित हो चुका है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो डसाल्ट राफेल है इसके अलावा किसी दूसरे फाइटर जेट का भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल लगता है, और भारतीय वायुसेना का भी जो झुकाव दिखा है वो राफेल फाइटर जेट्स की तरफ दिखा है। हालांकि अगर हम F-15EX की बात करें तो निस्संदेह वो एक कैपेबल प्लेटफॉर्म है और तकरीबन 22 एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर के वो उड़ान भर सकता है। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाएगी कि भारत के एक्सपर्ट्स ये चाहते हैं कि अलग अलग टाइप के जो फाइटर जेट्स हैं वो कम से कम इंडियन एयरफोर्स में हो, तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके मेंटेनेंस से लेकर के उनके स्पेयर्स और दूसरे जो सपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं हमारे लिए फिर से ये ज़रूरी हो जाएगा कि हम उनके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट करें, और इस समय इंडियन एयरफोर्स ये अतिरिक्त खर्च अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए समझदारी इसी में है कि उन्हीं फाइटर एयरक्राफ्ट पर दांव आजमाया जाए जो कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि डसाल्ट एविएशन के राफेल फाइटर जेट से अच्छा ऑप्शन इस समय कोई भी नहीं है। बात करें यूरोफाइटर कंसोर्टियम की तो निस्संदेह उन्होंने जो ऑफर प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने ये बात साफ कही है कि जो यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 हैं या ट्रेंच 4 है सॉरी, वो भारत को काफ़ी सस्ते दाम में मिलेंगे या राफेल से 30% कम दाम में मिलेंगे। वो प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है इसलिए भारतीय वायुसेना उस पर जाएगी या नहीं जाएगी ये हमें आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। हालांकि यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने तो साफ साफ कह दिया है कि जो एयरक्राफ्ट हैं भारत की ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी किए जाएंगे, वो उसको कस्टमाइज़ भी करेंगे। लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी कोई भी सकारात्मक प्रक्रिया नहीं आई है या प्रतिक्रिया नहीं आई है सॉरी। लेकिन अगर हम MMRCA 1 को देखें तो वहाँ पर निस्संदेह जो यूरोफाइटर टाइफून था वो एक क्लियर विनर था। क्लियर विनर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक टफ कॉम्पिटिशन उसने राफेल को दिया था, लेकिन अंत में जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है वो जीत गया था। तो देखते हैं आगे चल के हमें क्या बड़े डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।